प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक शुक्ल आपके अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। बहुत से विद्यार्थियों ने मुझे निजी संदेश भेजकर और आपके इस चैनल पर कमेंट करके यह कहा कि सर, जिस तरह से आपने प्राचीन इतिहास बीए प्रथम वर्ष के दोनों प्रश्न पत्रों का अनुवाद व विश्लेषण प्रस्तुत किया है, ठीक उसी प्रकार अगर आप भूगोल विषय के पेपर फर्स्ट और सेकंड का अनुवाद व विश्लेषण प्रस्तुत कर देंगे तो हमें उसे समझने में आसानी हो जाएगी। आप सबके आग्रह और निवेदन को स्वीकार करते हुए मैंने आप सबके लिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो पाठ्यक्रम है डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का, इस पूरे पाठ्यक्रम का अनुवाद व विश्लेषण, विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। प्रिय विद्यार्थियों, तो आइए हम देखते हैं इसके अनुवाद व विश्लेषण को। सबसे ऊपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, और नीचे लिखा है रिवाइज्ड सिलेबस फॉर BA/BSc 1 फॉर सेशन 2020-21। नीचे लिखा है पेपर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी। ये समझ लीजिए रिवाइज सिलेबस है। आपको ध्यातव्य हो कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण आपके पाठ्यक्रम को परिवर्धित किया गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार, तो इस पाठ्यक्रम को भी उसी के अंतर्गत संशोधित किया गया है। इस पूरे सिलेबस में जो आपका पेपर फर्स्ट है, जिसका नाम है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, इसके अंतर्गत आपके इस पूरे पाठ्यक्रम में 4 यूनिट अर्थात 4 इकाइयों में यह पाठ्यक्रम वर्गीकृत किया गया है। अब मैं क्रमवार हर यूनिट का आपको अनुवाद व विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। चलिए हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में इकाई प्रथम में लिखा है मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, अर्थात मीनिंग किसकी, जो आपका मुख्य शीर्षक है पेपर का, फिजिकल ज्योग्राफी। ये फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल का अर्थ क्या है यह आपको समझना है, भौतिक भूगोल के क्षेत्र को समझना है और भौतिक भूगोल के विकास को, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, अर्थात भौतिक भूगोल के विकास को आपको यहां पढ़ना है। इसके बाद आप चलेंगे, लिखा है ओरिजिन ऑफ द अर्थ, थ्योरीज ऑफ कांट एंड जेम्स जीन, अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति आपको पढ़नी है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में 2 विद्वानों के मत विशेष रूप से आपको पढ़ना है। पहले विद्वान है कांट और दूसरे विद्वान है जेम्स जीन, उनके आपको सिद्धांत पढ़ने। आगे हम बढ़ते हैं, लिखा है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, अर्थात पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास। उसके बाद जब हम बढ़ेंगे, लिखा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब इसके आंतरिक संरचना के संदर्भ में मैं इसको और थोड़ा व्याख्यायित करना चाहता हूं आपके लिए कि पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर। क्रस्ट अर्थात भू प्रॉपर्टी, और तीसरा है मेंटल को आवरण, और जो कोर है उसको केंद्रीय भाग कहा गया। तो ये 3 हिस्से हैं पृथ्वी के अंदर के। तो आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है अर्थ्स मूवमेंट, आपकी जो पृथ्वी की गतिविधियां हैं, और विशेष रूप से आपको जो दिया है इस पाठ्यक्रम में, वो दिया है इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक, अर्थात अंतरजात और बहिर्जात कौन से बल लगते हैं पृथ्वी के मूवमेंट में, वह आपको अध्ययन करना है। उसके बाद दिया हुआ है, अगर आप आगे देखेंगे तो दिया है वोल्केनोस, अर्थात ज्वालामुखी। अब मैं आपके लिए इसको और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ज्वालामुखियों को उद्गार अवधि के अनुसार 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा है शांत ज्वालामुखी। अब इन 3 ज्वालामुखियों के 3 उदाहरण भी मैं आपके समक्ष दे रहा हूं। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है एटना, जो इटली में है, और स्ट्राम्बोली, ये दोनों जो है सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। अगर आप देखेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है माउंट फ्यूजियामा, जो जापान में है। और इसी के अंतर्गत जो है, जो तीसरा है आपका शांत ज्वालामुखी, उसका उदाहरण है चिम्बराजो ज्वालामुखी, जो दक्षिण अमेरिका में है। तो इसको आपको ज्वालामुखी और ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखियों की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे संबंधित जो शब्दावलियां हैं उसका अध्ययन आपको करना है। इसके बाद दिया है अर्थक्वेक, अर्थात आपको भूकंप पढ़ना है। ये भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है,
भूकंपों का अध्ययन आप करेंगे, ये सिस्मोलॉजी आपको शब्दावली प्राप्त होगी। जो भूकंपों का अध्ययन करती है उसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप में भी आपको 3 तरह के कंपन देखने को मिलेंगे, 3 तरह की तरंगे मिलेंगी आपको पढ़ने के लिए। इसके अंतर्गत पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, इसे आप पढ़ेंगे। एल तरंगे को कोई लव तरंग कहा जाता है, लव वेव्स कहा जाता है, ये आप इसके अंतर्गत आप अध्ययन करेंगे। अब इन भूकंपी तरंगों को अगर हम देखें तो सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा इन्हें रेखांकित किया जाता है, और कौन सा भूकंप कितना तीव्र था, इस तीव्रता को जो मापित किया जाता है वो रिक्टर स्केल पे किया जाता है। एक विद्वान है, उनका नाम रिक्टर है, उन्होंने ये स्केल डेवलप किया था, तो उन्हीं के नाम पर ये रिक्टर स्केल पड़ गया। तो इसका भी आपको इसके अंतर्गत अध्ययन करना है। आगे जब हम बढ़े, दिया है आपके लिए रॉक्स अर्थात चट्टाने। अब ये समझ लीजिए चट्टानों से आशय है क्या है और किसे चट्टान कहेंगे आप। तो पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, और उत्पत्ति के आधार पर इन्हें मुख्यतः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टाने, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टाने, तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक, कायांतरित चट्टान। ये चट्टानों के अंतर्गत आपको मुख्यतः इन चीजों का अध्ययन आपको करना है। आगे देखेंगे वेदरिंग, अपक्षय। तो अपक्षय के कौन कौन से कारक हैं, किन कारकों से अपक्षय होता है, जैविक अजैविक कौन से कारक हैं, ये आपको अध्ययन इसके अंतर्गत करना है। और इस यूनिट का जो लास्ट पॉइंट है वो है लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाई रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, अर्थात स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे होता है, स्थलाकृतियों के निर्माण में कौन से ऐसे कारक हैं जो जिम्मेदार हैं, वह अध्ययन करना है। और विशेष रूप से 3 स्थलाकृतियां आपके अध्ययन के लिए इस यूनिट में दी गई हैं। पहली स्थलाकृति जो नदियों द्वारा बनी है, इसको इसके अंतर्गत आप 2 प्रकार की स्थलाकृति को देख सकते हैं, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति और सागरी जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। और इसके साथ साथ पवन द्वारा, चूंकि दिया है आपके इसमें कि विंड कौन सी ऐसी स्थलाकृति हैं जिन पवनों द्वारा निर्मित होती हैं, वो अध्ययन करना है। और ग्लेशियर अर्थात हिमनदों द्वारा कौन सी स्थलाकृति निर्माण होती है, वह आपके अध्ययन का मुख्य विषय इस इकाई के अंतर्गत होगा। आइए हम यूनिट 2 जो इकाई द्वितीय है उसके अंतर्गत देखते हैं कि किन चीजों का अध्ययन आपको करना है। पहले दिया है आपके लिए स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फियर, अर्थात वातावरण की रचना व उसका स्वरूप, कैसे एटमॉस्फियर का निर्माण होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यह आपको अध्ययन करना है। इसके बाद जो अगला टॉपिक दिया है इसमें इंसोलेशन, सूर्यातप। मैं आपके लिए व्याख्यायित कर दूं कि ये इंसोलेशन का क्या आशय है, ताकि आप इसको स्पष्ट रूप से समझ पाएं। इंसोलेशन का तात्पर्य है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाला जो सौर विकिरण है, उस सौर विकिरण ऊर्जा को ही सूर्यातप कहते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, इंसोलेशन के बाद टेम्परेचर दिया है, तापमान का अध्ययन करना है। उसके बाद जो है आपके लिए प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड्स, अर्थात कौन से वायुदाब क्षेत्र हैं प्रेशर बेल्ट से, उनका अध्ययन करना है। मुख्यतः इसको मैं अगर और व्याख्यायित कर दूं आपके लिए, तो पृथ्वी की धरातल पर 4 वायुमंडल कटिबंध क्षेत्र हैं। पहला है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, दूसरा है उपोष्ण उच्च वायुदाब, तीसरा है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब और चौथा है ध्रुवीय उच्च वायुदाब। यह आपको प्रेशर बेल्ट्स के अंतर्गत आपको इन चीजों का अध्ययन करना है। पवन, विंड्स जो दिया हुआ है आपके इसमें यूनिट 2 में विंड दिया हुआ है, विंड में पवन। इसके अंतर्गत आप कॉरियोलिस इफेक्ट क्या होता है उसको अध्ययन करेंगे, किस तरह से कॉरियोलिस इफेक्ट के कारण पवनों का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है और उनका प्रवाह पथ बदल जाता है, यह आप अध्ययन करेंगे। और पवनों के प्रकार क्या है, जैसे मुख्यतः पवनों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। एक प्रचलित पवने, दूसरा मौसमी पवने, तीसरा स्थानीय पवने हैं। अगर मैं प्रचलित पवनों को और एक्सप्लेन कर दूं आपके लिए, तो प्रचलित पवन के अंतर्गत आपको पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवनों का अध्ययन करना होगा मुख्य रूप से। और जब आप पछुआ पवन का अध्ययन करेंगे तो आपको कुछ महत्वपूर्ण ऐसी शब्दावलियां प्राप्त होंगी जो बहुत रोचक शब्दावलियां हैं, जैसे गरजते 40, प्रचंड 50 तथा चीखते 60 जैसी शब्दावलियां भी आपको पछुआ पवन का जब अध्ययन करेंगे तो आपको ये शब्दावलियां प्राप्त होंगी। इसी में जब हम आगे बढ़े विंड के बाद यूनिट 2 में, इकाई द्वितीय में, तो दिया है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का आपको अध्ययन करना है।
इसके अंतर्गत 3 तरह की आर्द्रता है, निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता का भी आप अध्ययन करेंगे। उसके बाद दिया है रेनफॉल, वर्षा। वर्षा के अंतर्गत आप यह अध्ययन करेंगे संवहनी वर्षा किसे कहते हैं, पर्वतकृत वर्षा से क्या आशय है, चक्रवाती वर्षा क्या है और इन तीनों में अंतर क्या है और ये तीनों किस तरह से कार्य करती हैं, यह आप अध्ययन करेंगे। उसके बाद इसी यूनिट 2 में आप में दिया हुआ है रेनफॉल के बाद कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट्स, अर्थात एक कोपेन एक विद्वान हैं जिन्होंने वैश्विक जलवायु का वर्गीकरण किया है। वह आपके पाठ्यक्रम में दिया है कि कोपेन द्वारा दिया गया वैश्विक जलवायु का वर्गीकरण आपको पढ़ना है। आपके लिए मैं और व्याख्यायित कर दूं तो कोपेन ने वैश्विक जलवायु को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया है। इन्होंने पहला ए उष्णकटिबंधीय कहा, दूसरा बी शुष्क, सी शीतोष्ण, डी महाद्वीपीय या शीतल हिमवन और ई ध्रुवी। इसमें से जो 4 हैं उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, महाद्वीपीय या शीतल हिमवन और ध्रुवी, इनका वर्गीकरण तापमान के आधार पर और जो शुष्क है उसका वर्षण के आधार पर कोपेन महोदय ने किया है, यह आपको अध्ययन करना है। इसके पश्चात आप जब आगे बढ़ेंगे तो इसी यूनिट 2 के लास्ट में दिया है मेजर क्लाइमेटिक टाइप्स, इक्वेटोरियल, मानसून एंड मेडिटेरेनियन टाइप्स। आपको इसके अंतर्गत जलवायु के प्रमुख प्रकारों का अध्ययन करना है। क्योंकि मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो 12 प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में केवल 3 ही जलवायु क्षेत्रों का अध्ययन आपके लिए दिया गया है। पहला है विषुवत रेखी, जिसको इंग्लिश में यहां पर लिखा हुआ है इक्वेटोरियल, विषुवत रेखी या भूमध्य रेखी जलवायु इसी को कहते हैं। और जो दूसरा दिया है मानसून, ये जो है इसको कहते हैं उष्ण मानसून या इसी को भारतीय प्रकार की जलवायु भी कहते हैं, मानसूनी जलवायु को। और जो तीसरा आपके दिया है इसी पार्ट यूनिट 2 में मेडिटेरेनियन टाइप्स, अर्थात भूमध्य सागरीय जलवायु। तो इन 3 ही प्रकार की जलवायु का अध्ययन करना है। वैसे तो जलवायु के प्रकार हैं 12, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जो इस वर्ष आपको अध्ययन करना है यूनिट 2 के अंतर्गत, इकाई 2 के अंतर्गत, वह इन 3 ही प्रकार की जलवायुओं का अध्ययन करना है। आइए विद्यार्थियों, अब हम यूनिट 3 जो आपका इकाई 3 है उसके अंतर्गत किन किन से टॉपिक्स का आपको अध्ययन करना है, हम उसे देखते हैं। जो पहला आपका दिया है टॉपिक इसके अंतर्गत डेप्थ जोन्स ऑफ द ओशियंस, अर्थात महासागरों की गहराई एवं डेप्थ जोन ऑफ द ओशियंस। आगे दिया है बॉटम रिलीफ ऑफ अटलांटिक एंड इंडियन ओशियंस, अर्थात महासागरों की गहराई एवं महासागरीय नितल का उच्चावच अटलांटिक व हिंद महासागर के विशेष संदर्भ में आपको करना है। यहां पर अब यहां एक शब्दावली आपको सुनने में आई जिसने उन्होंने इंग्लिश में दिया है बॉटम रिलीफ ऑफ। तो ये बॉटम रिलीफ है महासागरीय नितल का, ये उच्चावच इसे कहते हैं। अब यहां महासागरीय नितल के उच्चावच से आशय क्या है, इसे मैं और आपके लिए व्याख्यायित कर दूं तो महासागरीय नितल के उच्चावच के अंतर्गत विस्तृत मैदान, गहरी घाटियां, ऊंचे पर्वत, पहाड़ियां, पठार आदि पाए जाते हैं। अर्थात अगर इसको और साधारण शब्दों में समझें तो जो ये महासागरीय नितल का उच्चावच है, ये पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वैसी ही विशेषताएं महासागरीय नितल का उच्चावच भी लिए हुए है, वही आपको अध्ययन करना है। आगे आप जब बढ़ेंगे यूनिट 3 जो है, इसमें जो अगला टॉपिक है आपका वह है लवणता, जिसको इंग्लिश में लिखा है सैलिनिटी। अब ये सैलिनिटी जो लवणता है यह क्या है, यह आपको अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आप देखेंगे कि आपको लवणता की परिभाषा का अध्ययन करना होगा, महासागरीय लवणता क्या है यह अध्ययन करना होगा, और लवणता का मापन कैसे किया जाए यह अध्ययन करने के साथ साथ लवणता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक अर्थात कारण हैं यह भी अध्ययन करना होगा। अगर मैं सामान्य शब्दों में आपको समझाऊं तो लवणता से आशय यह है कि पानी में नमक या लवण की मात्रा को ही लवणता कहते हैं। यह सामान्य अर्थों में आप समझ लीजिए। आगे आप इन्हीं के अंतर्गत इन वस्तुओं का, इन मुख्य बिंदुओं का अध्ययन आप करेंगे, जैसा कि मैंने अभी उल्लेख आपके समक्ष किया है। आगे दिया है आपके पास सैलिनिटी के बाद टाइड्स अर्थात चक्रवात। अभी चक्रवात का अध्ययन आपको करना है। मुख्य रूप से देखेंगे आप अक्सर जो है न्यूज़पेपर्स में आपने पढ़ा होगा, टार्नेडो आया, हरिकेन आया, टाइफून आया, ये सब चक्रवात ही है।
अब चक्रवात से आशय क्या है, अगर मैं एक लाइन में बहुत सरल आपको समझाऊं तो केंद्र में कम दाब की जब स्थापना होती है तो बाहर की ओर जो प्रेशर्स है वो बढ़ता जाता है और इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं, इसे ही चक्रवात कहा जाता है। सामान्य अर्थों में आपके समझाने के लिए मैंने यह प्रस्तुत किया है। आगे जब बढ़ेंगे टाइड्स के बाद ओशियन करंट्स, महासागरी धाराएं। कौन कौन सी महासागरी धाराएं हैं यह अध्ययन करना है और यह अध्ययन करने से पहले आपको इस बात का अध्ययन करना होगा कि महासागरी धाराओं से आशय क्या है। मैं इसको बहुत साधारण शब्दों में आपके लिए प्रस्तुत करूं तो एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की जो एक विशाल जलराशि होती है उसके प्रवाह को ही महासागरीय जलधारा कहा जाता है। यह आप समझिए। इसके अंतर्गत जब आप अध्ययन करेंगे महासागरीय जलधाराओं का तो आपको दो जलधाराएं प्रमुख रूप से मिलेंगी, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। अक्सर यह होता है कि आप इतनी जलधाराएं हैं, गर्म जलधाराएं हैं, ठंडी जलधाराएं हैं, और इनको याद करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे की जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप जाएंगे आपसे सीधे सीधे यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि हम्बोल्ट की जलधारा किस तरह की जलधारा है, ठंडी है या गर्म, या लेब्राडोर की जलधारा ठंडी है या गर्म, कनारी जलधारा ठंडी है या गर्म। तो अक्सर जो है ये पढ़ने के पश्चात भी यह भूल जाता है, तो इसलिए आप इसको ट्रिक के साथ याद रखिए। मैं आपके लिए एक ट्रिक का उल्लेख कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से और भी ट्रिक बना सकते हैं। इसमें एक ट्रिक है ठंडी जलधारा याद करने की। अगर आपको ठंडी जलधारा याद हो गई तो गर्म जलधारा आप स्वतः ही याद कर लेंगे क्योंकि जो इसके बाद जो बचेगा वो गर्म जलधारा हो जाएगी। तो ठंडी जलधारा को जो याद करने की एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूं वो है कि एक शब्द है हम बोले ग्रीन ग्रीन, बगुला क्यों केला फेंका। अब फेंका को ब्रैकेट में लिख लीजिए इंग्लिश में FAKA, इस तरह से लिख लीजिए। तो जो हम बोले है, हम्बो से हम्बोल्ट की जलधारा हो गई, जो ले है वो लेब्राडोर की जलधारा हो गई, ग्रीन जो है वो ग्रीनलैंड की जलधारा हो गई, और जो बगुला है इसको आप थोड़ा सा परिवर्तित कर लीजिए, बेंगुला की जलधारा, ये ठंडी जलधारा हो जाएगी। और जो क्यों है, क्यों फेंका, क्यों केला फेंका, ये जो क्यों है ये क्योराइल की जलधारा हो जाएगी, और जो केला है ये कैलिफोर्निया की जलधारा हो जाएगी, और जो फेंका है FAKA, तो F से फॉकलैंड की जलधारा, A से आखोष्ठक की जलधारा, K से कनारी, KA से कनारी की जलधारा हो जाएगी आपके लिए। तो अगर ये 9 डंडी जलधाराएं आपको याद हो गई तो इसके बाद जो भी जलधारा बचेगी वह सब गर्म जलधारा है। इससे आप इस चीज को अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। अपनी परीक्षा में अगर आप 9 जलधाराओं और बाकी गर्म जलधाराओं का उल्लेख कर देंगे तो आपको जो नंबर है वो अधिक आएंगे। इसी यूनिट 3 में ही आपका जो लास्ट टॉपिक है कोरल रीफ्स अर्थात प्रवाल भित्तियों का अध्ययन करना है। प्रवाल भित्तियां ये हैं क्या, इसको अगर एक लाइन में मैं समझाऊं तो प्रवाल भित्तियां समुद्र के भीतर स्थित चट्टान हैं जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं। तो इस प्रकार से आपके यूनिट 3 का अनुवाद व विश्लेषण पूरी तरह से पूर्ण हुआ। अगर हम आगे यूनिट 4 पर बढ़ें तो यूनिट 4 में सबसे पहले अगर आप देखें तो आपने दिया हुआ है सबसे ऊपर ही एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर अर्थात जैवमंडल के अजैविक और जैविक घटक। अब ये आगे के लिए एक शब्दावली नहीं है, बायोस्फीयर जैवमंडल से क्या है। इसको मैं साधारण शब्दों में आपके लिए अगर प्रस्तुत करूं तो सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण होता है जिसके अंतर्गत वनस्पति तथा प्राणी जीवन संभव होता है, उसे ही जैवमंडल हम कह सकते हैं। यह आपके समझने के लिए है। आगे जब आप बढ़ेंगे तो इसमें दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं एवं उसके प्रकारों का अध्ययन आपको करना है। इसी के बाद जो अगला है आपके लिए वो है बायोस्फीयर एज एन इकोसिस्टम अर्थात एक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जैव मंडल का आपको अध्ययन करना है। इसके बाद दिया है बायोटिक सक्सेशन अर्थात जीवीय अनुक्रमण। अब ये आपके लिए नई शब्दावली है। जीवीय अनुक्रमण से यहां क्या आशय है, तो जीवीय अनुक्रमण से आशय है
कि अपने बदले हुए पर्यावरण के प्रभाव के अंतर्गत जीवों के समूह में जो परिवर्तन होता है, और परिवर्तन भी कैसा हो रहा है, क्रमिक परिवर्तन। इस क्रमिक परिवर्तन को जीवी अनुक्रमण कहा जाता है। तो आपको यह जीवी अनुक्रमण का अध्ययन करना है। आगे जो दिया है बायोम टाइप्स, बायोम टाइप्स अर्थात बायोम के प्रकार। तो बायोम के 3 प्रकारों का आपको अध्ययन करना है इस पाठ्यक्रम यूनिट 4 इकाई 4 के अंतर्गत। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, दूसरा है सवाना और तीसरा है टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम। जो पहले इक्वेटोरियल है, रेन फॉरेस्ट, सवाना और टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम, इसको समझने से पहले आप यह समझ लीजिए कि बायोम की जब प्रकारों का अध्ययन आप कर रहे हैं तो बायोम से आशय क्या है, बायोम कहेंगे किसे और किसे हम बायोम कहते हैं। तो बायोम से आशय यहां पर यह है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु तथा पेड़ पौधों को सम्मिलित रूप से बायोम कहते हैं। सभी पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को बायोम कहते हैं। और बायोम को मुख्यतः 2 वर्गों में वर्गीकृत किया है पर्यावरणविदों ने। पहला स्थलीय बायोम और दूसरा है जलीय बायोम। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में बायोम आपको समझना है, बायोम की डिफिनेशन समझनी है और आपको 3 बायोम के प्रकारों का अध्ययन करना है। पहला है आपके लिए इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट अर्थात उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम, दूसरा है सवाना बायोम और तीसरा है टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम अर्थात शीतोष्ण कटिबंधीय घास के बायोम। तो इस प्रकार से ये आपके यूनिट 4 का अनुवाद व विस्तृत विश्लेषण आपके इस पूरे पाठ्यक्रम का संपन्न होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको ध्यातव्य हो कि आपसे बहुत से ऐसे विद्यार्थियों ने यह निवेदन किया था कि सर इस तरह का अनुवाद व विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे तो हमारी समझ पाठ्यक्रम के प्रति एक बेहतर समझ हो पाएगी, इसलिए मैंने यह प्रयास आपके लिए किया। इसके साथ ही साथ मेरा एक सुझाव है आपसे, जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट, भूगोल सब्जेक्ट इसके पहले नहीं पढ़ा है तो वो, और जिन्होंने पढ़ा भी है उनके लिए भी यह सुझाव है कि वो 11th क्लास की जो एनसीईआरटी आती है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, उसको खरीद लें, उसको पढ़ें। जिसको जब आप पढ़ लेंगे तो इस पाठ्यक्रम में जो भी आपके लिए जो सिलेबस दिया गया है, जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, वो आपको उस पुस्तक में, उस एनसीईआरटी पुस्तक में जो भौतिक भूगोल वाली एनसीईआरटी है उसमें मिल जाएंगे। तो आपकी अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। जब अवधारणा स्पष्ट रहेगी, समझ स्पष्ट रहेगी, तो आप बेहतर ढंग से अपने परीक्षा भवन में अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छा लिख पाएंगे और जब अच्छा लिख पाएंगे तो आपको अच्छे अंक निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। तो आप सबको सुझाव है कि एक बार आप फिजिकल ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी की है उसे आप लेकर पढ़ लें, इससे आपकी अवधारणा को और बेहतर करने में मदद प्राप्त हो सके। इसके साथ ही साथ मैं आप सभी को हृदय के अंतःस्थल से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने अपने इस चैनल को निरंतर, जिस तरह से आप लोग इस पर अपने बहुमूल्य कमेंट दे रहे हैं, उससे मुझे आपके सहयोग और आपकी अवधारणा को और स्पष्ट करने में मदद प्राप्त होती है। आप इस चैनल को, जिन विद्यार्थियों ने जो मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर वो किसी भी विषय के विद्यार्थी हों, भूगोल के या प्राचीन इतिहास के, और अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं और उन्होंने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को कृपया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आपकी अवधारणा को स्पष्ट और बेहतर करने में मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहूं। साथ ही साथ विद्यार्थियों, मैं अगले खंड में जो एक अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं ये तो पेपर फर्स्ट का ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन हो गया, अनुवाद व विश्लेषण हो गया। जब मैं दूसरा वीडियो इसी सीरीज का बनाऊंगा तो उसमें पेपर सेकंड का, जिसका जो शीर्षक है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव जो भूगोल है, उस पर भी मैं एक विस्तृत अनुवाद व विश्लेषण आप सबके लिए अब समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जिससे आपकी पाठ्यक्रम के प्रति समझ और बेहतर हो सके। प्रिय विद्यार्थियों, एक आपसे मेरा निवेदन और भी है, जब आप यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को पढ़ें तो आप यह न पढ़ें कि यूनिट फर्स्ट अलग है, सेकंड अलग है, थर्ड अलग है, फोर्थ अलग है, क्योंकि यह पूरा पाठ्यक्रम डिजाइन होता है। ये जो पूरा ये पाठ्यक्रम है, ये जो सिलेबस है, ये कंटिन्यूटी में डिजाइन होता है।
एक निरंतरता के साथ डिजाइन होता है। तब आप इसको समग्रता में समझ पाएंगे जब यह समझेंगे कि यूनिट 1 जो इकाई फर्स्ट है और इकाई सेकंड और इकाई तृतीय और इकाई फोर्थ, यूनिट 4, ये चारों यूनिट आपस में संबंधित है। और जब आप यूनिट 1 का अध्ययन कर रहे हैं तो आप उसी दृष्टिकोण से यूनिट 2 और 3rd और 4th को भी देखिए और उसके साथ एसोसिएट करिए। तब आप पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और बेहतर ढंग से लेखन कार्य कर पाएंगे। मैं आगे भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने यह मांग की है कि मैं उत्तर लेखन पर भी अपने विचार आपके समक्ष रखूं, जिससे आपका मार्गदर्शन हो। विद्यार्थियों, अभी आप लोग पढ़ते रहिए, अन्य विषयों पर जो मैं वीडियो डाल रहा हूं उनको पढ़ते रहिए, समझते रहिए। मैं जब परीक्षा नजदीक होगी उसके पहले ही मैं उत्तर लेखन कैसे, क्योंकि अभी आप अपने सिलेबस को पढ़िए, जैसे जब आप सिलेबस पढ़ लेंगे, टॉपिक पढ़ लेंगे, तैयार रहेंगे, तब आप उत्तर लेखन की प्रैक्टिस अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो मैं आपके उत्तर लेखन कैसे किया जाए, परीक्षा में किन बातों का ध्यान रखा जाए, परीक्षा में लेखन कैसे किया जाए, कौन से प्रश्न पहले किए जाएं, कौन से प्रश्न बाद में किए जाएं, प्रस्तावना कैसे लिखी जाए, जो मिडिल पार्ट है आंसर का वो कैसे लिखा जाए, निष्कर्ष कैसा हो, निष्कर्ष किस तरह से लिखा जाए, इन सभी विषयों पर एक समग्रता से कि किस तरह से आप अपने उत्तर लेखन को बेहतर कर सके ताकि अधिक से अधिक अंक आपको प्राप्त हो सके। इस पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा और वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।